छोटा सा एक परिचय है। हम लोग एक साई करुणा मिशन करके एक स्पिरिचुअल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन चलाते, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है हमारा। और 93 में हमने स्टार्ट किया था, 31 इयर्स पहले, पंचगनी में कैंसर पेशेंट्स के थ्रू। और उसके बाद से कंटिन्यूसली हम लोग अलग अलग विषय सब्जेक्ट्स के ऊपर हम काम करते चले आ रहे हैं। इंडिया में हमारे 80 सेंटर्स है और अब्रॉड में हमारे 15 सेंटर्स है। आपको पता होगा रिसेंटली हमारा अमेरिका और कनाडा में भी 1 महीने का कंटिन्यूस प्रोग्राम वहाँ पे चालू था। ये सब्जेक्ट बहुत मतलब सोल लेवल का है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे जैसे जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, वो कभी ऐसे सब्जेक्ट्स को तो मानते ही नहीं है। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि भाई आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम कभी ये तो कहेंगे नहीं कि आपका सोल लेवल का प्रॉब्लम है, क्योंकि सोल तो हमारी मेडिकल डिक्शनरी में आता ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि मेरे लिए भी कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा इस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने में, जानने में, समझने में, मानने में, है कि नहीं, कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा। बिकॉज हम लोग को माइंड में ये डाला था कि बीमारियां होती है बैक्टीरिया वायरस के वजह से, या होती है हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से, या जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, वारसागत बीमारियां आती है, इनहेरिटेंस से आती है। लेकिन ये तो कभी हम लोग के मेडिकल साइंस में नहीं था कि सोल एक बीमारी लेके आता है, पिछले जन्मों से भी आता है और कहीं ना कहीं अपने एंसेस्ट्रल्स लोगों से भी आता है, जो इस लाइफ में उनका फिजिकली अस्तित्व नहीं है। माता पिता छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। मेडिकल साइंस सिर्फ इतना मानता है कि आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से कोई बीमारी आपके अंदर आ सकती है। ये तो मेडिकल साइंस कभी नहीं मान सकता है कि कोई आपके दादा परदादा जो है ही नहीं इस दुनिया में, उनकी भी बीमारी आपके अंदर आई है। इज इट राइट? तो बहुत डिफ़िकल्ट है एक आप जैसे लेमैन को भी समझना और मेरे जैसे मेडिकल प्रोफेशनल पर्सन को भी मानना करके। लेकिन आज जो हम बात करेंगे ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर, ये बहुत ही रिसर्च किया हुआ साइंस है। ऐसा नहीं है कि शायद अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या नया नया सब्जेक्ट हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। जब आपने पॉडकास्ट सुनी तो आपको तो समझ में आया होगा कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ हमने उसको प्रेजेंट किया था। और हालांकि वो कोई हमारे शेड्यूल में नहीं था। मैं उज्जैन महाकाल से, भोपाल से रिट्रीट करके आया था और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका हमें इंटरव्यू लेना है। तो मैं तो जानता नहीं था ये कौन लोग हैं विन विन वर्ल्ड वाले। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको जानना है तो मैं आता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे वृंदावन के लिए जाना था करके। तो किसी भी तरह से मैं उनकी ऑफिस में गया और उन्होंने बहुत स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन पूछे। उनको ये सब्जेक्ट की कोई आइडिया नहीं थी, मुझे उनकी कोई आइडिया नहीं थी कि एक्चुअली वो क्या करते हैं। इज इट राइट? तो ये समझ लो कितना एक डिवाइन प्लान होगा। कोई भी चीज़ ना जब ऐसे अचानक सी होती है ना, तो इसके पीछे कोई आदमी प्लान नहीं करता है, ह्यूमन प्लान नहीं चलता है, वो भगवान का प्लान से ही आता है। आज आप यहाँ पे हो ना, वो मेरे वजह से नहीं हो, आपके सोल के प्लान में यहाँ पे आना लिखा था, इसलिए आप यहाँ पे हो। इज इट राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने कोई यूट्यूब सुना या पॉडकास्ट सुना, या ऐसा नहीं कि पहली बार आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना। पहले भी बहुत सारे आपने वीडियो सुने होंगे, देखे भी होंगे करके, लेकिन विश्वास इतना नहीं बैठा जितना इस बार आपका बैठा है ना। तो वो विश्वास ने आपको यहाँ तक खींच के लाया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी सोल की प्लानिंग रहेगी, तब जाके ये ऐसा होगा करके। इज इट राइट? अब जब मैं वहाँ पे अमेरिका में गया था तो मैं नॉर्मली पिछले 5 साल से वहाँ पे दादा भगवान स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहाँ पे मैं गुरु पूर्णिमा स्पेंड करता हूँ। बिकॉज वो बहुत हाई स्पिरिचुअल लेवल की बातें करते हैं और बहुत हाई स्पिरिचुअल लेवल के वो लोग हमें कुछ थेरेपीज भी वहाँ देते हैं फॉरगिवनेस के लिए और बहुत सारी क्षमापना के लिए। तो जब मेरा रिसर्च चल रहा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर, सोल कर्मा के ऊपर, और मैं जब दादा भगवान ऑर्गेनाइजेशन से 2008 में मैं जुड़ा, तो मुझे काफ़ी चीज़ें रेजोनेंस लगी। हालांकि मैं ब्रह्म कुमारी में, आर्ट ऑफ लिविंग में, सदगुरु के पास, ओशो में तो 92 से हूँ, मतलब सभी जगह से मैं जा चुका हूँ। जितने भी अगर आप नाम लोगे, सुधांशु महाराज, अवधेश महाराज, सभी के पास मैं जा चुका हूँ और सबके पास हमने ऑरा रिसर्च की, ऐसे 1 to 1 हमारी बातचीत हुई है उनके साथ। लेकिन ये होता है ना कि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोल पे काम करते हैं, जो आत्माओं को मुक्ति के, मोक्ष के लिए काम करते हैं, ये लोग बहुत प्रयास करते हैं हम और आप जैसे लेमैन को कि बाहर निकालने के लिए बर्थ एंड डेथ की साइकिल से। इज इट राइट? सभी लोग ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? आप बताओ, आपके जितने भी गुरु हैं, नॉर्मली हिंदू माइथोलॉजी में क्या कहते हैं? भाई मोक्ष की तरफ देखो, बुद्धा भी यही कहते हैं, महावीर भी यही कहते हैं, मोक्ष की तरफ देखो, ये सब माया का जाल है, पैसों के पीछे मत भागो, ऐसा है ना, कोई चीज़ को पकड़ो मत, जितना हो सके छोड़ो, ऐसा है।
लेकिन किसी ने भी साइंस नहीं समझाया कि ये एक्चुअली साइंस कैसे काम करता है। और मेरे लिए भी शुरू में डिफिकल्ट था जब मैंने पीएचडी शुरू की ऑरा साइंस के ऊपर, एनर्जी साइंस के ऊपर, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। मेरे लिए शुरू में डिफिकल्ट था बिकॉज जो चीज़ आपको दिखती नहीं है उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो। डोंट यू थिंक इट्स डिफिकल्ट? आत्मा नहीं दिखती, इज इट राइट? कर्मा नहीं दिखते, माइंड नहीं दिखता है, और उसी के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। कितनी वियर्ड सी बातें हैं ये, इज इट राइट? तो 98 से लेके 2010 तक, मतलब 12 साल तक तो मैंने ये सब्जेक्ट का पूरा रेजिस्ट किया। मैंने कहा, अपोज किया कि ये सब्जेक्ट बकवास है, इस सब्जेक्ट के पीछे एक्चुअली कोई साइंस नहीं है। और ये मेरी बिलीफ सिस्टम थी, ये मेरी मान्यता थी। आपकी भी कुछ तो मान्यता होगी कि नहीं? हर इंसान की अपनी एक मान्यता होती है कि नहीं, राइट? कुछ माँ बाप ने संस्कार हमारे अंदर डाले, वो मान्यता होती है। कोई धर्मों के गुरुओं ने हमारे अंदर कुछ मान्यताएं डाली है, वो हमारे अंदर होती है। और जब कोई भी एक शादी होती है ना, किसी भी एक कपल की, और वो अलग मान्यताएं से आते हैं ना, तो झगड़े वहीं से शुरू होते कि नहीं? फीमेल का कल्चर अलग है, वाइफ का अलग है, हस्बैंड का अलग है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है, वो पास्ट लाइफ से अपना एक कल्चर लेके आया, अपना एक बिलीफ सिस्टम लेके आया, अपना एक कर्मा का अकाउंट लेके आया। तो पेरेंट्स के साथ भी बच्चों की नहीं जमती है, उधर भी फ्रिक्शन है, वहां पे भी डिफरेंसेस है, इज इट राइट? तो ये जितना भी डिफरेंसेस आप देख रहे हो ना, उस डिफरेंस को ना हम डिसॉल्व कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आज आपको कहता हूं कि पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो भी मान्यताएं आप लेके चल रहे हो ना, जो भी बिलीफ सिस्टम लेके चल रहे हो ना, ये एक्चुअली एक ड्रामा का स्क्रिप्ट है, ठीक है? एक स्क्रिप्ट है। एक स्टोरी जब लिखी जाती है ना, तो राइटर स्क्रिप्ट लिखता है कि नहीं, किसी कैरेक्टर को लेके। उसके बाद क्या करता है वो? उसके बाद क्या करता है? स्टोरी लिखने के बाद वो क्या करता है, मुझे बताओ। हाँ, सुनाता है, राइट? वो किसको सुनाता है? सबसे पहले वो सुनाता है प्रोड्यूसर को सुनाता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो प्रोड्यूसर को करना है कि नहीं, इज इट राइट? उसको सुनाता है, वो कहता है ठीक है, कितना बजट है? तो वो कहता है 200 करोड़ का बजट है ये स्क्रिप्ट के पीछे, ये स्टोरी के पीछे। वो कहता है चलो डन। उसके बाद वो कास्टिंग डायरेक्टर को सिलेक्ट, मतलब अपॉइंट करते। कास्टिंग डायरेक्टर सोचता है कि इसमें ये हीरो का ये कैरेक्टर है, जैसे राइटअप में ये विलन ये है, ये ऐसा हीरोइन है, ये हीरो है, ये कॉमेडियन है, ये सब चीज़ें जो किरदार होते हैं अलग अलग, वो डिसाइड करते हैं। तो ये ड्रामा ऐसे डिसाइड होता है। तो हम भी लाइफ बिटवीन लाइफ, मरने के बाद ना, हमारा भी एक ड्रामा की एक स्क्रिप्ट है ना, ऊपर भगवान के पास एक लिखी जाती है। और कैसे लिखी जाती है? हम बोलते हैं पिछले जन्म में मुझे बहुत धोखा हुआ, बहुत तकलीफ हुई, इससे तकलीफ हुई, उससे तकलीफ हुई, मुझे वो अब वापस नहीं चाहिए नेक्स्ट लाइफ में। तो एक नई स्टोरी, नई स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी जाती है। और जैसे आपके लिए लिखी जाती है ना, वैसे फिर कैरेक्टर्स भी चूज किए जाते हैं। क्या आपको ऐसा है तो शायद वैसा आपको मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चे को कभी माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चा बड़ा होने के बाद, मरने के बाद भगवान के पास क्या बोलेगा? मुझे ऐसे माँ बाप चाहिए ना जो मुझे बहुत प्यार करे और हमेशा मेरे साथ रहे। इज इट राइट? और कोई माँ बाप ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद उस बच्चे ने कभी माँ बाप को प्यार ही नहीं दिया, और वो बच्चा किसी न किसी फ्रेंड सर्कल में गया या अब्रॉड चला गया या इंडिया छोड़ के गया, तो वो पेरेंट्स की सोच कैसी रहेगी? मैंने बच्चे को बड़ा किया और मुझे तो कभी सुख मिला ही नहीं। वो बच्चा वो पेरेंट्स भगवान को क्या बोलेंगे? मुझे ऐसा कोई बच्चा दो जो मेरे साथ रहे। इज इट राइट? तो दोनों मिल गए कि नहीं, तालमेल हो गए कि नहीं, स्क्रिप्ट लिख गई यहाँ पे। अब बच्चा मेंटली रिटार्डेड बॉर्न होगा, तभी तो पेरेंट्स के साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा कि नहीं? इज इट राइट? और माँ बाप भी बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे? जो चैलेंज बच्चा है उसको माँ बाप छोड़ेंगे कहाँ पे? वो तो बच्चे को संभालेंगे कि नहीं पूरी जिंदगी। इज इट राइट? तो ये स्क्रिप्ट ऐसे बनती है ऊपर, ये हमें किसी को नहीं पता था और किसी ग्रंथ में भी ये ज़्यादा मेंशन नहीं किया था। लेकिन जिसने भी भगवत गीता पढ़ी है, ध्यान से पढ़ी है, या महाभारत की सीरियल को ध्यान से देखा है, उनको ये पता चल गया कि कृष्ण भगवान ने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स में कहा कि ये तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये पिछले जन्मों के कोई कर्म की वजह से हो रहा है। ये आपने सुना कि नहीं? धृतराष्ट्र से कहा, युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन से कहा,
हर इन भीष्म से पितामह से हर एक से कृष्ण भगवान ने एक ही कहा, तुम आज ये जो परिस्थिति में हो इसका कारण तुम्हारे पिछले जन्म का है। इज इट राइट? मतलब कितना ओपनली भगवत गीता में ये डिस्कशन हुआ। मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने जैनिज्म पूरी पढ़ी है, उसमें इतना क्लियरली मेंशन नहीं किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जितना भगवत गीता में मेंशन किया गया था। इज इट राइट? तो अब आप सोचो कि ये सोल की जो जर्नी है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से रिकनेक्ट करवाती है कि नहीं? रिकनेक्ट करवाएगी कि नहीं? क्योंकि कर्म तो रह गए ना आपके, राइट? और वो कैसे रह गए कि आपने क्लोजर नहीं किया ढंग से। अभी मैं यहां पे आया इस हॉल में, बहुत सारा सामान था, आप देख सकते हो। मैं गोरेगांव से ड्राइव करके आया, मुझे यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली तो मैंने दूर जाके कहीं पार्क करके आया, और जहां मैंने पार्क करके मैं सामान यहाँ रखने के लिए आया, मुझे क्लिक हुआ कि वो नो पार्किंग जोन में मैंने गाड़ी रखी। वापस यहाँ से मैं दूर गया गाड़ी लेने और उसको फिर मैं और एक सोसाइटी में पार्क करके आया, फिर यहाँ पे आया। दैट इज अ प्रॉपर क्लोजर। अब मैं नहीं करता तो आरटीओ वाले तो फोटो क्लिक करके मुझे फाइन लगाते कि नहीं? 25 रुपए में ऑटो का तो काम हो गया, लेकिन 25 रुपए में आरटीओ थोड़ी मानने वाला है मुझे। तो कोई भी क्लोजर आपने जो भी पास्ट लाइफ में नहीं किया ना, उसके वजह से आपको हस्बैंड वाइफ वापस मिलते हैं, बच्चे वापस मिलते हैं, आपको प्रोफेशन वापस मिलता है, फ्रेंड्स वापस मिलते हैं, आपको रिलेटिव्स वापस मिलते हैं, और वो वैसा ही रोल प्ले करेंगे जहां पे आपने उसको एंड किया था। जहां पे आपने छोड़ा था ना, मैंने गाड़ी जहां छोड़ी ना, वहीं से मुझे गाड़ी चलानी पड़ी कि नहीं? वहीं से मुझे ऑटो पकड़नी पड़ी। इज इट क्लियर? तो आप सोचो कि आपकी जर्नी में ना कुछ फ्री विल होता है जो आपकी चॉइस है। कुछ लोग ट्रेन में आए, कुछ लोग ओला उबर करके आए, कुछ लोग अपनी गाड़ी करके आए, कुछ लोग टू व्हीलर लेके आए। ये आपका फ्री विल था कि नहीं? इज इट राइट? यहां नीचे तक आपका फ्री विल था, हॉल का आपका फ्री विल नहीं था। आप ये नहीं बोल सकते हो नीचे शादी का बड़ा हॉल है, मैं वहां जाके बैठता हूं, वहां बहुत अच्छी स्पेस है, मैं यहां नहीं बैठूंगा, यहां बहुत कंजेस्टेड है। ये आपका फ्री विल है? ये फ्री विल नहीं है आपका। तो हमें हर उस कर्म को क्लोज करके फ्री विल में आना है, फिर आपका भुगतना कम हो जाएगा, फिर सफरिंग खत्म हो जाएगी। और जब तक प्रॉपर क्लोजर नहीं करोगे ना, ये इश्यू आपके साथ रिपीट पैटर्न में चलने ही वाला है। तो मुझे ये बताइए कि इसका दोषित कौन है, उसका गुनहगार कौन है? हम खुद ही है कि नहीं? जहां पे भी हमने जो चीज जैसी भी छोड़ी है ना, अभी आप लोग में से काफी लोग जल्दी जल्दी में आए और खाना ऐसा खुला छोड़ के आए, यहाँ जाने के बाद पता चल जाए खाना थोड़ा खराब हो गया, सड़ गया, ये हो गया, मक्खी आ गई, मच्छर आ गया, तो क्लोजर नहीं किया तो होगा कि नहीं? कुछ लोग ने प्रॉपरली फ्रिज में जाके रख के आए, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट राइट? छोटी बात भी जहां पे भी हम अधूरी छोड़ते हैं ना, वहां पे ये प्रॉब्लम होता है। इज इट राइट? आपने केला खाया, उसका छिलका कहीं फेंक दिया, कोई बेचारा गिर गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन के बाद बड़ी ट्रीटमेंट करानी पड़ी। कितना बड़ा कर्म चढ़ गया केले के छिलते के वजह से। ये आपने कभी सोचा? आपको तो क्या लगा, भाई मैंने केला खा लिया, छिलता मेरे क्या काम का, मैंने तो फेंक दिया। और इंडिया में तो हम ऐसे ही करते नॉर्मली। इज इट राइट? लेकिन कोई एक बंदे को पता नहीं कि ऐसे छिलका फेंका है, वो चढ़ता है, चलता है, उसके ऊपर फिसलता है, गिरता है, फ्रैक्चर होता है, और उसको कितना बड़ा 1.5 महीने का बेड रेस्ट आ जाता है। तो 1.5 महीने का कर्म चढ़ा कि नहीं? उसकी ट्रीटमेंट का 50,000 आया, वो 50,000 का कर्म चढ़ा कि नहीं? इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है कि देखो, हम लोग अनजाने में करते हैं, हम लोग अनजाने में करते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पिछले जन्म में जब हमारी चेतना बहुत लो लेवल पे थी ना, तो लो लेवल के टाइम पे हम बहुत सारी चीजें अनसॉल्व करते हैं। मतलब हमें अक्ल नहीं होती है। जैसे एक टेररिस्ट है ना, उसको अक्ल नहीं है, वो एनिमल से पहली बार ह्यूमन लाइफ में आया है, उसको अक्ल नहीं है, उसको धर्म के नाम से वो झगड़ रहा है, लड़ रहा है, मार रहा है, दूसरों को मार रहा है, खुद भी मर रहा है। कोई लॉजिक है मुझे बताओ? उसको कोई लेफ्ट ब्रेन है? उस टेररिस्ट को कोई नहीं। 26/11 वाले को भी नहीं, 9/11 वाले को भी नहीं है। मैंने वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखा था 2008 में जब मैं गया, जब टूटने के बाद, और यहाँ पे भी ताज होटल मैंने देखा। मतलब सेंस ही नहीं है। आप अपनी दरवाजे को तोड़ नहीं सकते हो, और वो बंदा तो पूरी होटल और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तोड़ के चला गया, कोई ताज होटल को तोड़ के चला गया। मतलब मिला क्या? आज मुझे बताओ, ये जो टेररिस्ट अटैक होते हैं या देश देश के बीच में लड़ाई होती है, एक्चुअल फायदा किसको होता है मुझे बताओ?
इजराइल लड़ रही है या यूक्रेन का हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? किसी को तो नहीं हो रहा है। लेकिन एक कलेक्टिव पैटर्न है, इसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में। हर एक की जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो एक साथ मिलते हैं वो लोग, और हर एक की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो भी एक साथ मिलते हैं। तो ये फ्री विल हमारा है ना कि हमको पॉजिटिव में रहना है माइंडसेट या नेगेटिव माइंडसेट में रहना है। मुझे बताओ किसका है फ्री विल? हमारा है कि नहीं? मैं दुखी हूं, बहुत तकलीफ में हूं, पैसे का प्रॉब्लम है, रिलेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी मेरे पास फ्री विल है कि मैं हंस सकता हूं, मैं खुश रह सकता हूं। और अगर मैं आप 4 आदमी को मैं बोल दिया कि मैं बहुत दुखी हूं, आप 4 आदमी 40 को बोलोगे, 40 400 को बोलेंगे, और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सर्किट क्रिएट होगा। जैसे मीडिया टीम हैशटैग कैसे क्रिएट करके अपलोड कर लेते हैं, तो पूरे क्लाउड में आ जाते हो आप कहते हो मुझे कॉकरोच से डर है, फियर है, तो हैशटैग फियर में आ गए। 10 करोड़ लोगों को कॉकरोच का फियर है, अब आप अकेले में नहीं, आप उनके क्लाउड में आ गए हो, तो आपका वो डर निकालना कितना डिफिकल्ट हो गया। आपने कभी सोचा ऐसे? इंडिया में ना शब्द का इस्तेमाल लोग बहुत इजीली करते हैं, मैंने ये अब्रॉड में नहीं देखा है। मैं इतनी 15-17 कंट्रियों में गया हूं, लोग है ना बोलने के पहले ना सोचते बहुत है, और इंडिया में ना बोलने के बाद भी नहीं सोचते। उसको बुरा लगा तो लगा, मुझे क्या, तेल लगाने क्या वो कौन सा है ना, नरेंद्र मोदी है। मतलब हम तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ते, वो तो बात छोड़ दो करके। जब मेरा पॉडकास्ट आया और शुरू में कुछ लोगों ने मुझे मैसेज फ़ोन किया, सर आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, तो मैं भी खुश हो गया कि चलो लोगों ने पसंद किया। जैसे मैंने रिव्यूज़ देखना शुरू किया तो लोगों ने क्या क्या माँ बहन की गालियाँ देना शुरू की। मैंने बोला यार ये क्या हो गया। एक जगह से फ़ोन आ रहे, कह रहे कि भाई आपने तो क्या बता दिया, हमको तो ये पता नहीं था, और एक जन ने तो कैसे गालियाँ देना शुरू की। तो शुरू में मैं उसको डिलीट कर रहा था, फिर मुझे मीडिया टीम ने बताया सर प्लीज़ डिलीट मत करो, जितनी गालियाँ आपको ज़्यादा पड़ेगी ना इतनी रिव्यूज़ ज़्यादा आएंगे। मैंने बोला अच्छा ये भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। उसने बोला कि 2-4 गालियाँ ना सर आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ लिखवा लो, सही में आप हाइक हो जाओगे। मैंने बोला ऐसे कैसे? बोलते यही तो मीडिया का काम है। और जितने भी मैंने प्रेस रिपोर्टर या ऐसे लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, ये लोग एक्चुअली है ना पास्ट लाइफ में डॉग थे जो हमेशा गाड़ियों के पीछे घूमते और आज भी घूमते। कितना जबरदस्त ये साइंस है बताए। हर एनिमल जिससे हम ह्यूमन में आए हैं ना, हमारे अंदर वही क्वालिटी है। मैंने अपनी लाइफ देखी है, मैं आउल था एक लाइफ में, ईगल था एक लाइफ में, और मेरे अंदर एक्चुअली वैसी विजन है, थर्मल विजन है, लोगों के चक्र देख सकता हूँ, ऑरा देख सकता हूँ, बिकॉज वो एनिमल की क्वालिटी है मेरे अंदर। ओशो ने कहा कि जो भी इंसान गाय के बाद ह्यूमन बीइंग में आता है ना, वो बेस्ट हीलर बन के आता है, वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी में ही रहता है अगर वो गाय से ह्यूमन में आया तो। इज इट राइट? अक्षय कुमार की अगर मैं पास्ट लाइफ देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि वो सही में घोड़ा ही रहेगा, हमेशा दौड़ते ही रहता है वो। मतलब हमें तो ये पता नहीं ना कि हमारे डीएनए में एक्चुअली सिर्फ हमारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने पॉडकास्ट में सुना 33% हमारा पास्ट लाइफ का भी है, 33% हमारे पेरेंट्स का है, 33% हमारा अपना डीएनए में इंफॉर्मेशन अपने वो कूट के डाला हुआ है। तो वो जो अपना 33% है ना, वो पूरा फ्री विल वाला है। आपको कोई तकलीफ दे रहा है, आप बोले कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। आपको कोई तकलीफ दे रहा है और आपने मन में ले लिया, आपके डीएनए में वो 33% में आ गया। इज इट क्लियर? मैंने अपने रिलेटिव से बहुत बचपन से सुना था कि इसने अपने को शादी में नहीं बुलाया ना, 20 साल के बाद जब मेरे बच्चे की शादी होगी मैं नहीं बुलाऊंगा। 20 साल तक अपने डीएनए में वो इंफॉर्मेशन रखा उसने। आज तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, कल बड़ा होने दो, जब इसकी शादी होगी तो उसको तो मैं कार्ड नहीं भेजूंगा, सबको बुलाऊंगा मैं। और सही में लोग ऐसे करते हैं। तो सोचो कि हमारे अंदर ये जितने भी हम अगर बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस है, मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए, सवाल का जवाब चाहिए। आपको सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपके अंदर सवाल क्यों है ना, उसका जवाब चाहिए। क्वेश्चन के आंसर्स नहीं चाहिए, क्वेश्चन क्यों क्रिएट हुआ ना, उसका आंसर चाहिए। सोचना ये बहुत अलग बात है। इज इट राइट? जब मैं डॉक्टर होके लोगों को बोलता था ना, मेरे सीनियर डॉक्टर को, सर हम इसको क्यों नहीं बचा पाए, इसको क्यों नहीं बचा पाए, ये आईसीयू में तो था, इतने वेंटिलेटर पे था, क्यों नहीं बचा पाए? तो बोले नहीं ये तो सीरियस था, मर गया। बट दैट वाज नॉट एन आंसर। सीरियस तो कितने लोग होते, कोविड में भी कितने लोग सीरियस थे तो भी बचे कि नहीं?
लेकिन रिग्रेशन के बाद पता चला कि उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, उसकी सोल जर्नी क्या थी। समझ में आ रहा है? मैं जितनी भी जेलों में जाता हूं, इवेंट्स करता हूं, तो जेल के कैदियों को भी मैं देखता हूं कि रिवेंज एटीट्यूड से रहते हैं कि बाहर आने दो, वकील को नहीं छोड़ूंगा, जिसने केस किया उसको नहीं छोड़ूंगा। मतलब अंदर सजा नहीं काट रहे, अंदर बदले के भाव को बढ़ा रहे वो। तो जब मैं उनको मेडिटेशन सिखाता हूँ, स्पिरिचुअलिटी सिखाता हूँ, लॉ ऑफ कर्मा की बात करता हूँ, हीलिंग सिखाता हूँ, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं और जब वो बाहर आते हैं ना जेल से, तो उनके रिलेटिव्स बोलते हैं यार तू तो बहुत अच्छा सुधर के निकला। तो वो जेलर हर 6 महीने में मुझे बुलाते हैं कि अब नए कुछ कह दिया है, प्लीज़ आप आओ, उनको थोड़ा हेल्प करो करके। तो आप सोचो जेलर कितना पॉजिटिव रहेगा ये बंदा, जिसने ये सोचा कि मुझे कैदियों को पॉजिटिव करना है। तो ये माइंड ही तो है जो कर्म करता भी है, कर्म भुगतता भी है और कर्म की उलझनों में पड़ता भी है। क्वेश्चन भी माइंड ही क्रिएट करता है। इज इट राइट? जितने भी लोग आप यहां पे आए, सबके अंदर कोई ना कोई सवाल है कि नहीं? और हमें जवाब क्यों नहीं मिलते हैं? बिकॉज जवाब बाहर दुनिया में कहीं है ही नहीं। मैं तो कहता हूं कहीं पे भी नहीं है। आपको सही में अगर जवाब चाहिए, आपको अंदर जाना पड़ेगा। जैसे बुद्धा गए, महावीर गए, गुरु नानक देव गए, वो लोग अंदर जाके, जीसस अंदर जाके गए, मोहम्मद पैगंबर, तब जाके उनको अपने आंसर मिले और उनको एनलाइटनमेंट और मोक्ष मिला। कोई भी ग्रंथ में कहीं ऐसा नहीं लिखा। मतलब जब कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को इतनी बातें अच्छी अच्छी बताई, लास्ट में कृष्ण भगवान अर्जुन ने एक ही बात बोली, चलो मैंने आपकी सारी बातें मान ली, मैं युद्ध के लिए तैयार हो गया, लेकिन अभी भी मुझे ना कहीं एक ऐसा है कि मुझे आपका ओरिजिनल रूप देखना है, और जब तक मैं वो आपका ओरिजिनल रूप नहीं देखूंगा ना, तो कहीं ना कहीं मुझे अधूरापन सा लगेगा। इज इट राइट? फिर उन्होंने उनकी शक्तिपात की, उन्होंने उनका थर्ड आई ओपन किया और फिर वो विराट स्वरूप उन्होंने बताया। लेकिन वो अर्जुन ने उस विराट स्वरूप को देखा कहां से, मुझे बताओ? यहीं से तो देखा कि नहीं? यहीं से देखा कि नहीं? दिखाने वाले तो कृष्ण थे, लेकिन देखने वाला तो अंदर के विजडम था, अंदर की आंखें थी, मन की आंखें थी, जिसने उस विराट स्वरूप पे भी डाउट नहीं किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये जो छोटे कृष्ण थे एक्चुअली ये बड़े हैं, उनका ऑरा इतना बड़ा है, फिजिकली वो इतने हैं। समझ में आ रहा है? तो हम जब किसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, हम 100% अपने क्लाइंट पे ट्रस्ट करते हैं। वो जो भी बोलता है ना, हम ये नहीं बोलते यार तुमने ये टॉम एंड जेरी को क्यों देखा, तुमने शाहरुख खान को क्यों देखा, तुमने इसको, हम बिल्कुल डाउट नहीं करते, हम पूरा ट्रस्ट करते। हम उनको पूछते ठीक है कोई बात नहीं, आप और पीछे जाओ और देखो कि भाई इसके साथ और आपके कौन से लाइफ के रिलेशनशिप थे, और वो एग्जैक्टली उस कोर इश्यू पे पहुंचता है जब उसका कोई रिलेशन किसी ना किसी तरीके से उसके साथ रहता है। लेकिन जब वो खुद क्लाइंट बाहर आता है ना, वो बोलता है मुझे डाउट आ रहा है, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, हम खुद पे डाउट करते, इसलिए खुद बाहर आंसर ढूंढते। जिस दिन आप अपने पे विश्वास करोगे ना, आपको मेरे जैसे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरे जैसे साइंटिस्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंसर अंदर से आना शुरू हो जाएगा। तो बाहर से आप क्यों सर्च करोगे, क्यों सर्च करोगे आप? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं? आपको बोर्डिंग पास दिया, उसमें लिखा गया है गेट नंबर ये, सीट नंबर ये है, आप खुद ही पता लगा सकते हो। क्यों किसको पूछना की जरूरत है कि भाई मेरा ये गेट किधर मिलेगा, ये सीट कहाँ मिलेगी? हर चीज अपनी जगह पे है, बस आपको वहां तक पहुंचना है। यू गॉट माय पॉइंट? हर चीज वहां पे है, आपके सोल कनेक्टेड लोग है ना कहीं इस दुनिया में है, बस आपको वहां पहुंचना है। और कैसे पहुंचोगे? मेडिटेशन करते हुए पहुंचोगे। बुद्धा को ये समझ में आया और इसलिए उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की। महावीर को समझ में आया, इसलिए उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की। इज इट राइट? न तो तिब्बत जाना, नेपाल, काठमांडू, बोध गया, इतनी जगहों पे जाने की क्या जरूरत थी इन लोगों को। लेकिन उनके जो कनेक्टेड सोल्स थे ना, उन कनेक्टेड सोल्स को मिलने के लिए, क्लोजर करने के लिए उनको वहां ट्रैवल करना पड़ा। तो आपका जन्म हुआ ना, सिर्फ कर्म क्लियर करने के लिए नहीं हुआ, कर्म को क्लोजर करने के लिए हुआ। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? समझ रहे? सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं मिला। कर्म इज एक्शन, एक्शन इज क्रिया, क्रिया करना है। कृष्ण भगवान ने भी बोला क्रिया करो, अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं है। आप जो एक्सपीरियंस लेने आए हो, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो है, आपके स्क्रिप्ट में जो है ना, वो करना है। इज इट राइट? शोले को भी जब अवार्ड मिला ना, तो जो अवार्ड
हीरो को मिला ना, इतना ही अवार्ड गब्बर सिंह को मिला, इतना ही संजय कपूर को मिला, संजीव कपूर को मिला। इज इट राइट? अब जब अवार्ड मिलता है ना, तब लोग नहीं देखते यार हम विलन को अवार्ड देंगे तो पब्लिक इनको फॉलो करेगी। जिसने बेस्ट किरदार निभाया उसको अवार्ड मिलेगा कि नहीं? इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि नहीं, मुझे बताओ, राइट? जब पुलिस में ऐसा होता है ना कि इसने 51 एनकाउंटर किए और अच्छे से अच्छे मतलब धुरंधर टेररिस्ट को मतलब मारा या ड्रग एडिक्ट को मारा, तो उसको अवार्ड मिलता है। तब ये नहीं देखता कि ये बंदे ने मारा कैसे। जैनिज्म में तो कहते हैं मच्छर नहीं मारो, और इसने तो 51 मर्डर कर दिए। तब ये देखता है कोई? कोई नहीं देखता है। हम फ्लाइट में जाते हैं, हमको चाकू अलाउड नहीं है, और सर्जन तो हमेशा चाकू लेके बैठा होता है, किसी ना किसी को तो काटते ही रहता है वो। इज इट राइट? तो दैट इज द रोल इट हैज बीन गिवन। तो ये परिस्थितियां, ये सिचुएशन, ये टाइम, ये पर्सन, ये सब चीज ना एक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है, और उस सर्कमस्टेंसेस का प्लानिंग अगर आप समझ लोगे ना, आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। इज इट राइट? हम जब दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, वहां बोला जाता है यहाँ थूकना नहीं है, वो एक लॉ है कि नहीं? हमारे यहाँ लिखा ही नहीं है तो हम थूक लेते हैं। तो सर्कमस्टेंसेस वहां पे ऐसा है कि नहीं? इज इट राइट? वहां पे अगर दुबई में जाओगे या इस्लामिक कंट्री में कोई रेप करता है तो उसको सीधा वहीं सामने मार दिया जाता है। इज इट राइट? हमारे यहाँ केस पेंडिंग चलते रहते। इज इट राइट? तो इसको कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पैटर्न। लाइफ बिटवीन लाइफ, जो आप सोचते हो ना, आपके सोच के हिसाब से ना आपको रिलीजन मिलती है, कंट्री मिलती है, फैमिली मिलती है, रिश्तेदार मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल मिलते हैं। जैसा आपने सोचा वैसा फिर आपको एक सर्कल मिलता है, एक सर्कमस्टेंसेस मिलता है। ये आप लोग भूल गए हैं, ये भूल गए कि आपने लाइफ बिटवीन लाइफ क्या सोचा था। इज इट क्लियर? लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ना ये सब चीज को आप रिव्यू करते हो। उसको क्या करते हो? एक रिव्यू करते हो। जैसे कोई एक पिक्चर बनती है ना, तो पहले सेंसर बोर्ड में जाती है, वो उसको रिव्यू करती है, वो बोलते हैं ये वल्गर सीन है, काटो इसको। इज इट राइट? ये आइटम सॉन्ग गलत है, ये देशभक्ति के विरुद्ध में है, ये कल्चर के विरुद्ध में, धर्म के विरुद्ध में। तो वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली तो वो काट ही देते हैं वो सीन, कि रिलीज होने से पहले वो सीन काट ही देते हैं। लेकिन काफी चीजें वो काट नहीं सकते, इसलिए उसको रीशूट करते हैं। क्या करते हैं? रीशूट करते। आप है ना यूट्यूब पे एक शोले का एक रिव्यू है, उसका आप सुनना। उसमें कहा था जब फ्राइडे को मूवी रिलीज हुई ना, और सैटरडे तक ये पिक्चर बिल्कुल नहीं चली। और क्यों नहीं चली? क्योंकि हीरो मर जाता है एंड में, अमिताभ बच्चन मर जाते हैं। इसलिए लोग जब थिएटर से बाहर आ रहे थे ना, उनको पूछा कैसे लगी पिक्चर, नहीं ठीक थे, लेकिन यार ऐसे हीरो को नहीं मारना चाहिए था। इज इट राइट? तो जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे ना, उन्होंने चेन्नई फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम रीशूट के लिए आ रहे हैं। तो बोला नहीं आज नहीं आ सकते, आज सैटरडे, कल संडे बंद है, आप मंडे को आओ, मंडे को आप रीशूट करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमको उसको हीरो को बचाना है कैसे भी, अमिताभ बच्चन को। और इसलिए उन्होंने वापस वो जगह स्टूडियो बुक किया और पूरी तरह से रीस्क्रिप्ट किया उसको, क्योंकि पिक्चर चली नहीं रही थी। इज इट राइट? संडे को रात की वो फ्लाइट पकड़ने वाले थे, मंडे को रीशूट करने वाले थे। संडे नाइट तक वो पिक्चर एकदम सुपर हिट हो गई, तो मंडे को वो लोग गए नहीं उसको रीशूट करने के लिए। हमको कभी भी ना किसी की स्टोरी के पीछे स्टोरी नहीं पता है, मुझे बताओ। कोई आदमी आपको तकलीफ दे रहा है ना, उसके पीछे क्या स्टोरी आपको क्या पता? आप कितने तकलीफ में हो ये और किसी को क्या पता? हमको वो पता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड फ्रंटल लोब देखता है। हमको ये नहीं पता कि हमारे पीछे के ऑसिपिटल माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, पीछे के ब्रेन में क्या है, ये किसी को पता है? आपको सामने का दिखता है, पीछे का दिखता है? नहीं दिखता है। इज इट राइट? आपको सामने वाले की चीजें दिखती है, उसको आपकी चीजें दिखती है, लेकिन हमें खुद की कुछ नहीं दिखती है। तो जब आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तब आप पीछे के माइंड में जाते हो। अब समझ में आ रहा है? कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हो। हम लोग मेडिकल साइंस में इस ऑसिपिटल रीजन को, इस ब्रेन के रीजन को ऑप्थेल्मिक रीजन कहते हैं, जहां पे आंखों की इमेजेस होती है, आंखों की इमेजेस के साथ उसकी मेमोरीज होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जब सेल्फी लेते हो या किसी के साथ फोटो लेते हो तो उसकी एक मेमोरी बनती है कि नहीं?
तो जब भी वो फोटो को देखते हो तो आपको याद आता है, अरे ये तो मैंने जयपुर में इसके साथ लिया था, मैं नेपाल घूमने उसके साथ गया था, मैंने उसके साथ फोटो खिंचाई थी। होती है कि नहीं? इमेज क्या है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ एक मेमोरी भी है, अच्छी वाली बुरी वाली जो भी मेमोरी है, लेकिन है करके। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उस मेमोरी को हम रीटैप करते हैं, उसको रिव्यू करवाते हैं और दिखाते हैं कि भाई इसकी आप जर्नी देखो, इसके साथ आपकी कब स्टार्ट हुई थी। तब पता चलता है कि अरे मैं कोई मतलब एक आर्मी में था और मैंने उसको मार दिया था और वो बदले के भाव से मेरे लाइफ में मेरा भाई बन के आया है, मेरा दोस्त बन के आया है और मेरे साथ चीट कर रहा है, मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, मेरे साथ बैक स्टैंपिंग कर रहा है। मतलब उसकी सोल की जर्नी समझ में आ गई कि नहीं उसको? तो इसलिए मैं कहता हूं हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इंपॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इंपॉर्टेंट। कर्मा किसने चालू किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड कौन कर रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? छिलका किसने भी फेंक के चला गया, लेकिन अगर आप दूसरे इंसान हैं जिसने केला खाया भी नहीं, सिर्फ आपने उसको विटनेस किया कि अरे यार इसने फेंक दिया, कोई बेचारा गिर जाएगा, चलो मैं ही कचरे में डाल देता हूं, तो पुण्य बन गया कि नहीं? मुझे बताओ, पुण्य बना कि नहीं? इज इट राइट? आजकल के बच्चे लोगों को ना ये स्कूल कॉलेजेस वाले लेके जाते हैं जू बीच पे सफाई कराने के लिए, तो बच्चे बहुत शिद्दत से सफाई करते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट दिया गया है। इज इट राइट? तो किसने कचरा फेंका वो बच्चों को कोई लेना देना नहीं, वो सब वही प्लास्टिक यही सब कहते हैं। लेकिन ये करने के वक्त ना ये एक्नॉलेज करते हैं कि यार मैं भी तो यही करता था जब जू बीच पे आता था, कल से मैं ये नहीं करूंगा। तो ये सीख हुई कि नहीं उनके लिए? तो जो तकलीफें आपको मिल रही है ना, जो पेन आपको मिल रहा है ना, इससे आपको सीख मिल रही है कि ये तकलीफ मुझे दूसरे को नहीं देनी है, ये पेन मुझे दूसरे को नहीं देना है। आप समझ रही है बात? आपको इसलिए दिया गया है कि तकलीफ दूसरे को नहीं देनी है, और आपको इसलिए अच्छी चीजें दी गई है कि ये अच्छी चीजें दूसरे को देनी है। इतना अगर आप समझ गए ना, लाइफ आपकी जबरदस्त हो गई। जो नॉलेज मुझे मिला ना, मैं आप लोग को दे रहा हूं। जो तकलीफ मुझे मिली ना, मैं आपको तकलीफ नहीं दे रहा हूं। तो आप मेरे अच्छे फ्रेंड्स हुए कि नहीं? सोचो अगर मैं उल्टा करता तो हम दुश्मन हो गए कि नहीं? हाँ, हम यहाँ नहीं होते। मैं यही कह रहा हूं, आज आपके साथ वो लोग हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं और आप उनसे भागना चाहते हो, और उन्हें लगता है आप उनको तकलीफ दे रहे हो, वो आपसे भागना चाहते हैं। जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदा खुद भी कर्म को क्लियर करने के लिए आए, क्लोजर करने के लिए, और आप भी क्लोजर करने के लिए आए हो। सिर्फ बिलीफ सिस्टम अलग है, मान्यताएं अलग है, तरीके अलग है, डायमेंशन अलग है, विजन अलग है, विजडम अलग है, इंटेलेक्ट अलग है, लेफ्ट ब्रेन अलग है, राइट ब्रेन अलग है, कर्मा अलग है। इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। कितनी चीजें अलग है उसकी, आप सोचो। होम्योपैथी बनी जर्मनी में, बड़े साइंटिस्ट ने बनाई, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन करके, आप हिस्ट्री देखना। लंदन में टोटली बैंड है। जिस दिन लंदन में होम्योपैथी स्टार्ट हो गई ना, ये जितने भी डिप्रेशन वाले लोग हैं ना, सब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि होम्योपैथी वाले केस टेकिंग में ही डिप्रेशन निकालते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा बिठा था कि नहीं? कभी बैठे आप उनकी केबिन में? अब मुझे बताओ, ये कर्म कौन क्रिएट किया? लंदन के लोगों ने तो क्रिएट किया कि नहीं? एलोपैथी मेडिसिन अलाउड है वहां पे, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अलाउड है, हिप्नोथेरेपी अलाउड है, तो होम्योपैथी क्यों अलाउड नहीं है लंदन में? अलाउ करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि डिप्रेशन तो मैक्सिमम वहां पे। इज इट राइट? मैं जब लंदन गया था इवेंट करने के लिए, मुझे तो बहुत सारी ऐसे ऑरा में स्पिरिट्स दिखी, और फिर वहां के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ मरने के बाद ना लोगों की आत्माएं भटकती है। मैंने कहा इतना अटैचमेंट एक दूसरे के साथ? बोले लोगों के साथ नहीं है, प्रॉपर्टी के साथ अटैचमेंट बहुत है उनका। मैंने बोला इसलिए 1920 बार बार बन रही है पिक्चर। अब मुझे समझ में आ रहा है, जब भी देखता हूँ। फिर मैं मसूरी गया, वहां पे लोग कह रहे थे, यहाँ के ब्रिटिश के लोग आए थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों को मार के जंगल में फेंक दिया, वहाँ आत्मा भटक रही है। फिर मैं नैनीताल गया, नैनी देवी मंदिर है वहाँ पे, अगर आपको पता होगा, है ना, मॉल रोड है, लेक है। तो वहाँ पे मुझे किसी ने हिस्ट्री बताया कि इस लेक के अंदर बहुत आत्माएं मतलब चीखती है, रात को ऐसे आवाज ही आती है। मैंने बोला क्यों? बोलते हैं जब ब्रिटिश के लोग थे ना, तो वो लोग ने बहुत अत्याचार करके उनको पानी में डाला है, अब पहाड़ पे फेंक दिया है। तो मसूरी जैसे या माथेरान महाबलेश्वर जैसे में ऐसी चीज़ें होती है,
पानी में फेंक दिया। तो ये चीज़ें कहीं ख़त्म नहीं होती, वो क्लोजर नहीं हुआ, वो स्पिरिट्स अभी भी एक्टिव है और वो वेट करती है कि वो बंदा आए और मैं उसके ऊपर अटैक करूं, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना है कर्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हम लोग सबके साथ ना एक क्वांटम मेमोरी जो है ना, नेगेटिव मेमोरीज है ना, उस मेमोरी के जरिए हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके साथ न्यूट्रलाइजेशन करना है। लेकिन हम न्यूट्रलाइजेशन नहीं करते, क्लोजर नहीं करते, हम कर्मा को और बढ़ाते हैं, उसमें फ्यूल टू फायर करते हैं, लूप साइकिल क्रिएट करते हैं, वेटेज बढ़ाते हैं। तो रिग्रेशन का मतलब आज मैं आपको समझाता हूं क्या है। हमारे ये जो रिग्रेशन है ना, अलग अलग चक्र में होते हैं। रूट मूलाधार चक्र में पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, एनिमल किंगडम का, ह्यूमन किंगडम का, प्लांट किंगडम का, मिनरल किंगडम का, सब मूलाधार चक्र में इसके पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के हमारे कर्मा क्लियर होते हैं। यहाँ पे जब हम आपकी चेतना को रूट चक्र पे लेके जाएंगे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, पिछले जन्म में लेके जा सकते हैं। तो उसमें आप प्लांट के फॉर्म में भी खुद को देखोगे, एनिमल फॉर्म में भी देखोगे, मिनरल फॉर्म में भी देखोगे, क्रिस्टल फॉर्म, आप पुखराज पहनते हो या पन्ना पहनते हो या मोंगा पहनते हो, आप अपनी लाइफ उसमें भी देख पाओगे। आपकी मंगल में लाइफ कैसी थी, आपकी अर्थ में जब आप थे तो आपकी लाइफ कैसी थी, आताल पाताल में कैसी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो सब आप देखोगे जब रूट चक्र ओपन होता है। सैक्रल चक्र जब यहाँ पे ओपन होता है रिग्रेशन के वक्त, तो प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन ओपन होती है। मतलब संचित का जो प्रारंभ होता है ना, जो सरफेस पे आया है, मान लो आपके 1000 कर्म हैं आपके सोल के साथ, और इस लाइफ में आपको 20 कर्मा ठीक करने हैं, तो वो सैक्रल चक्र में आएंगे 20 कर्मा। 980 कर्मा दबे हुए हैं कहाँ पे? मूलाधार में, वो आपको नहीं दिखेंगे। इज इट क्लियर? आपको सिर्फ वो 20 दिखेंगे जो आप इस लाइफ में क्लियर करने के लिए आए हो, तो वो प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन हो गया। उसके बाद ये मणिपुर चक्र है, जहां पे आपके एंसेस्ट्रल कर्मा है। पूर्वजों ने सोचा मैं तो पढ़ा नहीं, मैं तो अपने बच्चे को बहुत पढ़ाऊंगा, मैंने तो बहुत मेहनत की, गधा मजूरी की, मैं बच्चे को मेहनत नहीं करने दूंगा। तो ये सोच डाल के वो हमें बड़ा करते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ और भी वो सोचते हैं कि मेरा वो बदला लेगा उसके साथ, मैंने तो बदला नहीं लिया, उससे मैं बदला दिलवाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें वो सोचता है। मैंने तो अपनी बीमारी ठीक नहीं की, लेकिन मेरा बच्चा इस बीमारी को ठीक करेगा। मैंने तो ये अपने कर्ज नहीं उतारे, मेरा बच्चा, मेरा पोता वो कर्ज उतारेगा। तो आपको नहीं लगता वो चीज़ें उसमें आ गई है? तो हम वूम रिग्रेशन करते हैं इस मणिपुर चक्र में। और यहाँ जब हम वूम रिग्रेशन करते हैं तब जब हम यहाँ पे वूम रिग्रेशन करते हैं मणिपुर चक्र पे, तब वो सारे अपने एंसेस्ट्रल्स को देखते हैं, दादा, परदादा, नानी, नाना, उसके भी पेरेंट्स, पूर्वज, उनका लीनिएजेस कहाँ से आया है, उनकी कुल कहाँ से आई है। समझ में आ रहा कि नहीं? हम लोग कच्छ से बिलोंग करते हैं, तो हम कच्छ में जाते हैं तो वहाँ पे एक ट्री करके एक ऐसा स्क्रिप्ट किया गया, हमें पता है कि आपका वंश कहाँ से आया है, आपकी कुल देवी कौन सी है, कुल देवता कहाँ से आ रहा है। तो हमें तो नहीं समझ में आया ये कुल देवी कहाँ से आई, ये कुल देवता कहाँ से आया, हमारा वंश कहाँ से आया। अब समझ में आ रहा है कि उनकी कॉन्शियसनेस की एक फ्रेगमेंटेड पार्ट हम हैं, उनका एक सॉफ्टवेयर हम हैं। जैसे iCloud में कैसा होता है कि इसमें जो चीज़ है वो इसमें आ जाएगी, क्योंकि ईमेल आईडी सेम है, सिंक्रोनाइजेशन होता है कि नहीं? इसमें जो डेटा आता है इसमें डेटा आ जाता है। इज इट क्लियर? तो हमें वो क्लियर करना पड़ता है वूम रिग्रेशन के थ्रू, बिकॉज एंसेस्ट्रल्स तो अच्छी चीज भी देखे गए, प्रॉपर्टी भी देखे गए, पैसा भी देखे गए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी अनहील्ड पार्ट भी देखे गए, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी देखे गए। इज इट क्लियर? अब क्या होता है, हम जब नई लाइफ लेते हैं ना, तो नई लाइफ का कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा, प्रेजेंट लाइफ कर्मा एंड एंसेस्ट्रल कर्मा। तो इसका मैथमेटिक्स अगर आप देखोगे तो इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं कि कुछ कर्मा हम सोचते चलो पेरेंट्स के ठीक करें, कुछ हम पास्ट लाइफ के अपने ठीक करें, कुछ अपने प्रेजेंट के ठीक करें। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक फ्री विल होता है। मुझे पूर्वजों से कोई ठीक नहीं करना है तो मैं पहले से उनसे दूर चला जाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, उसको मैं पेंडिंग में रखूंगा। इज इट राइट? तो ये आपकी फ्री विल है कि नहीं, मुझे बताओ। मैं बनारस जाता हूँ, इलाहाबाद जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, पंडित लोगों को देखता हूँ, पितृ पूजा करवाते, सब छठ पूजा करवाते, पितृ पूजा करवाते। तो जो भी आते हैं क्लाइंट, वो अपनी फ्री विल से ही तो आते हैं कि नहीं? इज इट राइट? जैनिज्म वाले जाते नहीं,
इस्लामिक वाले जाते नहीं हैं, क्रिश्चियन वाले जाते नहीं हैं, उनके कल्चर में नहीं है, बिलीफ में नहीं है, तो वो नहीं जाते। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर बिलीफ में नहीं है तो क्या वो कर्म नहीं है? इट्स अ लेसन, इट्स अ सिलेबस। मैं साइंस में हूं, मेरे चैप्टर में अगर कॉमर्स नहीं है, इसका मतलब कॉमर्स कहीं तो है। जब मैं इनकम टैक्स पे करता हूं तो मुझे कॉमर्स वाले अक्कल देते हैं कि भाई तू इतनी इनकम क्यों दिखा रहा है, तेरे को टैक्स कितना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज राइट? जितने भी एनआरआई लोग जब इंडिया में आते हैं ना, तो ये लोग ये तो आश्रम में जाते हैं, या तो इनके जो गुरु होते हैं ना वो गुरु पूर्णिमा अब्रॉड ही करते हैं। आप देखना, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारी वाले सदगुरु सब वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इनका कर्म उनके साथ है, जिनको मैनिफेस्टेशन उन्होंने काफी जन्मों से सिखाया, उनके वजह से ये अब्रॉड में है, उनके फॉलोअर्स। इज इट राइट? और वो उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो उनको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, गुरुओं को। और इंडिया में हम उनको वैल्यू नहीं कर रहे, बिकॉज हम इतना शिद्दत से फॉलो करते ही नहीं उनको। अब समझ में आ रहा है कि नहीं हमको? तो आपको लगता है आपके बच्चे पढ़ के क्यों अब्रॉड में जाते? क्योंकि उनके सोल कनेक्शंस वहाँ हैं, उनके फ्रेंड्स वहाँ हैं, उनके टीचर्स वहाँ हैं, उनका फ्यूचर वहाँ पे। तो जाएंगे कि नहीं? आप लोग में से भी काफ़ी लोग गांव छोड़ के आए कि नहीं शहर में? ओरिजिनली आप कहाँ? बॉम्बे से हैं। मैं खुद गुजरात कच्छ से हूँ। तो मेरे पापा क्यों आए? क्योंकि उनको वहाँ पे डॉक्टर बनना था, नहीं बन पाए, तो इसलिए वो बॉम्बे आए, सोमैया कॉलेज में आए, माटुंगा बोर्डिंग में पढ़े, हॉस्टल में पढ़े वो। इज इट राइट? लेकिन नहीं बन पाए तो वो सोचे कि जब मैं बच्चे पैदा करूंगा तो मैं बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। ये सोच के उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की। और जैसे हम बॉर्न हुए, हमें किसी भी तरह से बचपन से ये बिलीफ सिस्टम डाली कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें डॉक्टर। हमने कभी सीए आर्ट्स के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ बिलीफ सिस्टम डाल दिया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। हम तीनों भाई हैं, हम तीनों डॉक्टर हैं, बिकॉज बिलीफ सिस्टम ऐसे डाली ना हमारे अंदर। जबकि मैथ्स भी हमारा अच्छा था, आर्ट्स ड्राइंग भी अच्छी थी, लेकिन हमें कभी सोचा ही नहीं ऐसे। इज इट राइट? तो आप सोचो ये आपका फ्री विल है कि नहीं, कि किसके कर्म ठीक करना? मुझे पेरेंट्स के कर्म ठीक करना है तो आप रिस्पेक्ट करोगे। आजकल के जनरेशन को अपने पेरेंट्स के कर्म ठीक नहीं करने, तो वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करता है। उसका फ्री विल है कि नहीं? इज इट राइट? हमारे मरने के बाद या हमारे जिंदा होते हुए भी हमारी कुछ दुआएं उनको लगेगी, लेकिन कुछ बद्दुआएं भी उनको लगेगी, क्योंकि वो हमारे काम नहीं कर रहे हैं। कॉन्शियसली हम सब जगह उनके लिए प्रे करेंगे, हर जगह कैंडल जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, आरती पूजा सब करेंगे कॉन्शियस माइंड से। अंदर के सबकॉन्शियस इमोशनल माइंड से, राइट ब्रेन से ना कहीं हमें लगता है यार ये मान क्यों नहीं रहा है मेरी, सुन क्यों नहीं रहा है, इसके लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, इसके लिए मैंने इतना परिश्रम किया। तो आप सोचो कुछ तो पार्ट आपका उसको लगेगा कि नहीं? इज इट राइट? तो प्लीज वो रिग्रेशन में निकाल दो। मैं जितने भी सीनियर सिटीजन के आश्रम में जाके ये इवेंट्स करता हूं, मैं सेकेंड इनिंग हाउस यूएस में, कनाडा में, इंडिया में भी करता हूं, मसूरी के वहाँ लाइब्रेरी में मैंने किया। मैंने कहा प्लीज अपने बच्चों को, पोतों को कभी कर्ज मत करो, कोसो मत। उनका फ्यूचर खराब होगा सिर्फ आपके एक सोच के वजह से। उनको फ्री कर दो, भले वो आपको हेल्प नहीं कर रहे, आपकी नहीं सुन रहे, डजंट मैटर। कॉर्ड कट कर दो, स्पेस दो, उनको अपनी लाइफ की जर्नी को कंप्लीट करने दो। डोंट यू थिंक इट्स अ फ्रूटफुल? क्यों परेशान होना है? इज इट राइट? क्योंकि पैदा हमने किया, हमारा खून उनके अंदर है, कॉन्शियसली हम प्रे कर रहे हैं और अंदर के मन से आ निकल रही है। तो आ ज्यादा लगेगी कि नहीं? क्योंकि 80% ब्रेन से आ रहा है और प्रेयर 18% कॉन्शियस ब्रेन से आ रहा है, तो 80% ज़्यादा फुटेज रखता है कि नहीं? तो रिग्रेशन में वो 80% के अंदर, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, वो हम उसको निकालते हैं। इसलिए जब भी हम केस टेकिंग लेते हैं, जिस भी क्लाइंट का पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पहले, हम उनका 15-20 मिनट, आधा घंटा केस टेकिंग लेते हैं और उसमें ही 50% रिग्रेशन हो जाता है, क्योंकि बोलते 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 वो खाली हो जाता है जो भरा पड़ा था। हमारे जितने भी थेरेपिस्ट है, जितने भी आज तक हमने करीबन 1200 थेरेपिस्ट बनाए पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, वो लोग केस टेकिंग में बोलते सर ये तो रो पड़ा, ये तो टूट पड़ा, क्योंकि भरा पड़ा था ना वो। इज इट क्लियर? तो आप सोचो, आपका ये जो माइंड है जो पूरा तरह से इमोशन से भरा पड़ा है, इसको कोई तो खाली करने वाला चाहिए कि नहीं?
हम क्यों जाते 2-3 घंटे मूवी देखने के लिए? क्योंकि हमको वो इमोशंस बाहर निकालने। हम सिगरेट क्यों पीते, हम तंबाकू क्यों खाते? तंबाकू का मतलब तो बको, जो बकता नहीं है वो अंदर खाता है। औरतों को कभी देखा है तंबाकू खाते? क्योंकि बकते हैं। लेकिन इतना सिंपल साइंस है। कभी देखा है सिगरेट पीते हुए? ठीक है, आजकल की लड़कियां पीते हैं बिकॉज वो मस्कुलाइन है, लेफ्ट ब्रेन वाली है, ज्यादा एजुकेटेड है। लेकिन पुरानी औरतें तो नहीं करेगी, क्योंकि उनको बकना पसंद है, बकना जानते हैं वो, और जो बकता है वो कभी बीमारी नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? ये तो हम कभी सोचे ही नहीं। अब्रॉड वाले क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? क्योंकि सोशलाइजेशन नहीं है। मुझे कितने लोग ऑफर करते हैं, सर आप वहाँ का सिटीजनशिप ले लो, यूएस का, कनाडा का। मैंने बोला भाई मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है, मुझे बकना है। इंडिया में बकने को मिल रहा है मुझे। 1200 टॉक्स मैंने अपलोड किए यूट्यूब पे क्योंकि बकने को मिला। वहां तो कोई सू कर देगा कि भाई तुमने शाहरुख खान की पास्ट लाइफ कैसे बोल दी। इज इट राइट? तो घर वालों के साथ बातचीत करो, लेकिन वो हर्ट वाली बातचीत मत करो, प्यार वाली करो, कंपैशनेट वाली करो, जैसे आप दोस्तों के साथ करते हो, फ्रेंड्स के साथ। तो कभी सिगरेट दारू की आपको आदत नहीं लगेगी, कभी तंबाकू की नहीं लगेगी आपको, क्योंकि नीचे के जो कर्मा है ना, जिसमें लॉक किया गया है, एंकरिंग किया गया है ना, वो गलत चीजों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो खाली नहीं हो रहा है। तो रिग्रेशन में जब आदमी खाली हो जाता है ना, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब निकल जाता है उसका बाहर। तो वैक्यूम क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट होता है, फिर कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर जाती है। ये सुपर कॉन्शियस माइंड जाता है। जैसे अंदर जाता है इस माइंड के अंदर, तो डेफिनेटली वो माइंड एक रीप्रोग्राम होकर एक फ्रेश हो जाता है। इज इट क्लियर? तो आप सोचो ये कितना सिंपल प्रोसेस है। रिग्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लेटा दिया जाए, पेंडुलम लेके ऐसा धागा दिखाया जाए, ये देखो 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 सुलाया जाए। ये रिग्रेशन नहीं होता है। रिग्रेशन का मतलब है बातचीत करो, बैठ के सॉर्ट आउट करो, डिसॉल्व करो। इज इट राइट? लेकिन ताने मारते हुए नहीं, एंगर के साथ नहीं, हेट्रेड के साथ नहीं, रिवेंज के साथ नहीं, क्लोजर के साथ। पहले से भाव क्या रखना है अंदर कि मुझे क्लोज करना है इसको। इज इट राइट? आप जितनी भी बार हॉस्पिटल में गए हो ना, आप क्या सोच के गए हो पता है? मुझे ये प्रॉब्लम अभी 350 डायबिटीज हुआ है ना, मुझे 120 करके यहां से जाना है। ये सोच के जाते ना हॉस्पिटल में, ये हर्निया बाहर है ना, मुझे हर्निया का ऑपरेशन करना है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं हॉस्पिटल में जाने के बाद ना जो कारण है ना वो निकाल के छोड़ूंगा, कि ताकि दोबारा मुझे इतना शुगर ना हो। तो वापस बीमारी होती है कि नहीं, रिलैप्स होते हैं कि नहीं? इज इट राइट? क्यों? क्योंकि कारण का ट्रीटमेंट आप नहीं कर रहे हो, आप इफेक्ट का कर रहे हो। तो 2-3 दिन आप अच्छे से बात करते हो किसी के साथ, तीसरे चौथे दिन फिर से उसके साथ नाराज हो जाते हो, वो भी आपके साथ नाराज होता है, आप भी उसके साथ, क्योंकि आप क्लोजर नहीं करते हो। इज इट राइट? अदरवाइज इतने ब्रेकअप्स नहीं होते, डिवोर्स नहीं होते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते, मतलब ये सब चीजें होती नहीं अगर आदमी खुले दिल से बात करे तो। हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं हस्बैंड वाइफ दोस्त हैं, पेरेंट्स और बच्चे दोस्त हैं। एक्चुअली कोई दोस्त नहीं होते। दोस्त वो होता है ना जो सब गिले शिकवे को माफ करे, जो यिन यांग को एक समझे, जो वननेस में रहता है, जो इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स को एक समझता है, वो दोस्त होता है। इज इट राइट? तो रिग्रेशन में हम सब वो चीजें निकालते हैं जो आपने पकड़ के रखी है खुद के लिए और दूसरों के लिए। और जब आप खाली होते हो ना, आपकी एक नई लाइफ उसी बॉडी उसी सोल के साथ स्टार्ट होती है। उसके लिए नई लाइफ लेनी नहीं पड़ती है। तो आपको नहीं लगता ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट थेरेपी है, बेस्ट ट्रीटमेंट है? कितनी बार 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 जन्म लोगे सिर्फ उसी कर्म को ठीक करने के लिए? हम कुरुक्षेत्र में गए थे, वहां पे जब हमने देखा, म्यूजियम देखा, मतलब अंदर से ऐसा रोना आया, क्योंकि कुछ तो पास्ट की मेमोरी होगी कि नहीं। अदरवाइज तो कितने म्यूजियम में हम जाते हैं, क्यों ऐसा नहीं होता है? जहां ट्रिगर होता है ना, जो भी चीज देख के समझ लो कहीं तो अनहील पार्ट है, वो अनरिजॉल्व है, वो क्लोजर नहीं हुआ। इज इट राइट? तो क्लोजर करना पड़ेगा कि नहीं? कितनी केमिकल्स की मेडिसिन खा के आप उसको सप्रेस करोगे, इमोशंस को सप्रेस करोगे, थॉट्स को सप्रेस करोगे, कितना ऐसे करोगे। लेकिन एक टाइम आएगा आपको लगेगा बस मुझे बाहर ही आना है,
लेकिन वो ऐसे साधु संत बन के बाहर नहीं आ सकते हम। आपको संसार में रह के, फैमिली में रह के बाहर आना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो आई होप आज आप समझ गए हो कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हर चक्र में जो हमारी मेमोरी है, माइंड में मेमोरी है, आइज में मेमोरी है, डीएनए में मेमोरी है, क्वांटम सेल्स में मेमोरी है, हमारे जो भी माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें एनर्जीज है, उस एनर्जी में भी वैसी मेमोरी होती है कि अच्छी मेमोरी है, अच्छी एनर्जी है कि बुरी एनर्जी है। फ्री विल होता है कि किसको ट्रिगर करना, यिन को करना, यांग को करना, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना, चंद्र नाड़ी को करना, कि सुषुम्ना नाड़ी को करना, किसको एक्टिवेट करना, ये फ्री विल चॉइस है कि नहीं? इज इट राइट? आप लोग ने यूट्यूब देखा, पॉडकास्ट देखा, आपने डिसाइड किया मुझे और भी कुछ जानना है, और भी कुछ समझना है, ये आपका फ्री विल था कि नहीं? हमने तो जबरदस्ती आपको बुलाया नहीं यहाँ पे। इज इट राइट? और कितने लोगों की फ्री विल थी कि उन्होंने गालियां लिखी माँ बहन की, उनका भी फ्री विल था, वो भी बेचारे हल्के हो गए, उनका भी रिग्रेशन सुनते सुनते हो गया, हमारा तो फायदा हो गया। होता है कि नहीं मुझे बताओ? क्योंकि वो भरा पड़ा था, उसको यहां समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, तो हमें उसको होने देना है। इज इट राइट? नेचर की ओर में जाते हो ना, तो नेचर केयर वाले आपको वमन करवाते हैं, विरेचन करवाते हैं, स्टीम दिलवाते हैं। इज इट राइट? एनिमा देते हैं, कैस्टर ऑयल देते हैं, हाइड्रोकोलन थेरेपी करवाते हैं, सब कचरा निकलवाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। उसके बाद हल्का लगता है कि नहीं आपको शरीर? मसाज करते हैं, ये सब करते हैं। इज इट राइट? तो यही सोल का रिग्रेशन में डिटॉक्सिफिकेशन करना है, माइंड का डीक्लटरिंग करना है, तब जाके आपकी बॉडी सही में हल्की परमानेंटली होगी। अदरवाइज कुछ महीने बाद वापस नेचर की ओर में जाना पड़ेगा कचरा निकालने के लिए, क्योंकि माइंड से जो क्रिएट होता है वो बॉडी में जाके डिपॉजिट होता है। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? क्रिएट कहां हुआ? माइंड में क्रिएट हुआ। इज इट राइट? और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से नीचे जाके बॉडी में डिपॉजिट होता है। गिल्ट जाता है किडनी में, एंगर जाता है लिवर में, सैडनेस और हो जाता है लंग्स में। तो ये सब बीमारियां होती कहां से है? क्योंकि उसकी एक वेटेज होती है, इमोशंस एंड थॉट की एक वेट होती है, और वो वजन के वजह से ना कहीं जाके उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑर्गन सिस्टम हार्मोन्स को पकड़ता है। तो जितने इनफर्टिलिटी के केस हमारे पास आते हैं ना, हम उनके सिर्फ इमोशन रिलीज करते हैं, उनके सब फैलोपियन ट्यूब्स खुल जाते हैं, ओवरी खुल जाती है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हो जाती है महिलाओं की, क्योंकि कुछ भरे पड़े हैं, कुछ होल्ड किया है, उसके वजह से ब्लॉक क्रिएट किया, और उसके वजह से साइकिल ठीक नहीं है उनकी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब आप उसको रिलीज करते हो ना, तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये समझ लो, ये थेरेपी है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। हमें ये नहीं दिखना है कि मैं राजा कब थी, रानी कब थी, मेरा पिछले जन्म में हस्बैंड कौन था, वाइफ कौन थी, इस जन्म में वो कहाँ है। ये देख के क्या करोगे आप? वो तो ड्रामा था, उस टाइम पे वो एक रोल उनको मिला था, आपका जेंडर भी अलग था, इसमें जेंडर अलग है। इज इट राइट? वो देखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा अधूरा काम क्या है जो मुझे पूरा करना है, और अगर आप पूरा कर पाए तो आपका सोल बहुत एक्सेलरेशन करेगा, बहुत जल्दी एनलाइटन मोक्ष प्राप्त करेगा। और नहीं करोगे तो इसी साइकिल में, लूप साइकिल में आओगे। इज इट राइट? तो टॉक एंड करने के पहले मैं आपको समझाता हूं इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं जब आप नहीं करते हो। तो मैं अभी आपको समझाता हूं। आप सबको पता है कि आप लोग सब 5 एलिमेंट से बने हो, पंच महाभूता से बने हो, सबको पता है। जब आप कोई चीज को रिलीज नहीं करते हो ना, तो कोई एक एलिमेंट या तो ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है या तो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। फायर अगर ज्यादा हो गया पॉजिटिवली तो पैशन आता है, करेज आता है, गट फीलिंग आती है, मैं करूंगा। और फायर अगर नेगेटिवली ज्यादा हो गया तो ईगो आ जाता है। जैसे रावण को आया, तो मरा कहां पे? रावण यही मरा ना, राम के हाथ से, जहां पे उसका ईगो था। इज इट राइट? जो चीजें आपकी ज्यादा है, जो चीजें आपकी एकदम कम है, आपको वहीं पे तकलीफ होगी। इसलिए हम मेडिकल साइंस में कहते हैं इसको हाइपरथायराइड है, इसको हाइपोथायराइड है, इसको हाइपरटेंशन है, इसको हाइपोटेंशन है, इसको हाइपरग्लाइसीमिया है, इसको हाइपोग्लाइसीमिया है। अब समझ में आ रहा है आपको? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? बैलेंस चाहिए। बैलेंस्ड इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं होती है। राइट? अमीर आदमी बहुत होता है ना, पीछे उसके गरीब लग जाते हैं।
गरीब बहुत होता है ना तो अमीर उसको लात मारता है, लेकिन कोई मीडियम क्लास पर्सन होता है ना उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। इज इट क्लियर? तो हमें क्या है ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ रिग्रेशन के थ्रू ना हमें ग्राउंडिंग भी सीखनी है, हमें हाई एनर्जीज भी लेनी है, ग्राउंडिंग भी सीखनी है, और हमारे साथ कर्मिक अकाउंट्स को भी क्लोज करना है पॉजिटिव लाइट लेके। इसलिए कोई बड़ा सपना मत देखना कि रिग्रेशन के बाद मैं जैसे बाहर निकलूंगा तो मैं बुद्धा बन के ऐसे निकलूंगा, मेरे बहुत फॉलोअर्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। आपके जो कुछ ऑरा में जो कंजेशंस है, जो ब्लॉक्स है ना, वो निकल जाएंगे। जो आपके मेरिडियंस ब्लॉक थे या आपके जो नाड़ियां में कमजोरियां है ना, सेल्स जो डैमेज्ड है, डीजनरेट है, वो रीजनरेट हो जाएंगे। सेल्स आपके नव निर्माण हो जाएंगे आपके सेल्स। तो जो भी अनवांटेड केमिकल्स है, रसायन है आपके शरीर में ना, वो सब रसायन निकल जाएंगे। छोटे छोटे ना ऐसे डेस्टिनी रखो तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है कि नहीं? बड़े ख्वाब देखोगे ना तो टूट जल्दी जाते, तो बड़े सपने देखना ही क्यों? इज इट क्लियर? तो लोग रिग्रेशन में बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे भी पता चलेगा मेरा उसके साथ क्या रिलेशन था, मैं कब राजा था, मैंने कहाँ खजाना रखा है, ये सब ऐसे ऐसे बोलते। ऐसा हुआ था लेकिन एक बार कि शिरडी में जब हम रिट्रीट कर रहे थे, एक लेडी आई थी कहीं इंदौर या भोपाल से, मुझे पता नहीं, और यूट्यूब देख के आई और उसने कहा कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करानी है। मैंने बोला क्यों करानी है? तो पहले तो उसने मुझे ऐसे बताया कि वो जैनिज्म को बहुत फॉलो करती है और वो बहुत सारे ऐसे चार्ट लेके आई थी मेरे पास जैनिज्म के। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बहुत भक्ति मार्ग पे है, तो हो सकता है इसका पास्ट लाइफ करके इसकी और भक्ति स्ट्रांग हो जाएगी करके। तो जैसे वो पास्ट लाइफ में गई और जाने के बाद उसने बहुत सारा खजाना देख लिया पास्ट लाइफ का, कि उसने ऐसे गोल्ड कहीं पे ऐसे रखे हुए करके, और उसने बताना शुरू कर दिया। तो हमने बोले कि ठीक है, और देखो भाई आपकी लाइफ को और पॉजिटिव कैसे करें, आपकी जर्नी। बोलते नहीं नहीं रुको रुको, मुझे खजाना देखने दो और उसका रास्ता कहाँ पे है। और उसने पूरा सही में वो पास्ट लाइफ में पूरा रास्ता भी देख लिया, अच्छे से देख लिया। जब वो प्रेजेंट लाइफ में आई, क्योंकि ये मेडिटेटिव वे में किया, हिप्नोटिक वे में नहीं किया, तो उसको सब याद भी था। और हमारी रिट्रीट के बाद वो साईं के दर्शन करने गई और फिर वो अपने इंदौर उज्जैन चली गई, और उसके बाद वो खजाने के पास गई जो उसने कहीं पे देखा था, और सही में उसको वो खजाना मिल गया। उसने जाके वो जो भी जैन साधुओं को मानती थी ना, उनको जाके बोल दिया। वहां से मुझे फोन कॉल्स आना शुरू हो गए, सर हमको भी खजाना देखना है। मैंने बोला भाई हमने वो चीज इंटेंशन से नहीं किया था, हमें लगा था कि भाई इसको जैनिज्म में आगे बढ़ना है, क्योंकि वो थी महाराष्ट्रीन, मतलब मारवाड़ी लेडी थी, महाराष्ट्रीन मारवाड़ी, लेकिन उसको जैनिज्म में रुचि थी। तो हमने सोचा कि शायद चलो इसमें उसका फायदा हो सकता है। लेकिन आज भी मुझे उधर से फोन आते हैं कि भाई आपने उनका खजाना निकाला, हमको भी निकालना है, हमने भी तो कोई लाइफ में कहीं रखा होगा। सो ये सब चीजों के लिए ना, ये ड्रामा के लिए ना, ये रिग्रेशन मत करना, कहीं पे भी मत करना करके। और करो तो इसलिए करना कि भाई मुझे मुक्त होना है और मुझे उसको भी मुक्त करना है जिसके वजह से वो परेशान है मेरे से और मैं उसके वजह से परेशान हूं। इंटेंशन क्लियर रखो, साफ सुथरा रखो, तो ऊपर वाला आपको मदद करेगा। इज इट राइट? सक्सेस सबको चाहिए, लेकिन सक्सेस किसी के लाइफ में जाने से आपको नहीं मिलेगा, अपने अंदर की लाइफ में जाने से मिलेगा। ठीक है कि नहीं? मुझे जो भी सक्सेस मिला है आज अपनी लाइफ में, इसलिए मिला है क्योंकि मैंने अपनी 153 पास्ट लाइफ्स देखी है। इसलिए नहीं मिला है कि मैंने 12-15 हजार लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? इज इट राइट? महावीर को या 24 तीर्थंकर को मोक्ष इसलिए मिला क्योंकि वो अपने अंदर गए, वो दूसरों के अंदर गए, इसलिए मोक्ष नहीं मिला उनको। इज इट राइट? जीसस इसलिए गॉड बने क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के पेन को स्वीकारा, एक्सेप्ट किया, इसलिए गॉड बने। दूसरों के लिए नफरत क्रिएट किया, इसलिए गॉड थोड़ी बन सकता है कोई, इसलिए उन्होंने क्रिएट ही नहीं किया। उन्होंने कहा फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। एक सेंटेंस से वो गॉड बन गए सीधा। अगर वो सेंटेंस लास्ट में नहीं बोला होता ना, तो शायद वो गॉड कभी बनते भी नहीं, क्योंकि कितने लोग तो रोज सूली पे चढ़ते हैं, है कि नहीं? कोई मेंटली चढ़ता है, कोई फिजिकली सूली पे चढ़ता है, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जो मरते वक्त जो बहुत एक्सट्रीम पेन में एक्सट्रीम पॉजिटिव बातें करता है ना, वो आदमी एनलाइटन या मोक्ष प्राप्त करता है। तो रिग्रेशन में हम वही करवाते हैं कि उसको रीलिविंग करवाते हैं, उसको रिव्यू करवाते हैं, और उस
सिचुएशन में, पेनफुल सिचुएशन में उसको होपोनोपो करवाते, फॉरगिवनेस करवाते, हीलिंग करवाते और एक्सट्रीम पॉजिटिव एफर्मेशन देते। और जब वो बोलता है, जब वो बाहर आता है तो बहुत अपने आप को पॉजिटिव फील करता है। अब समझ में आ रहा है आपको? इट्स साइंस ऑफ पोलैरिटी, इट्स साइंस ऑफ ड्यूअलिटी। जब आप बहुत तकलीफ में हो और तब आप किसी की मदद कर रहे हो ना, वो आदमी आपको हमेशा याद रखेगा। इज इट राइट? जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं खाने पीने के लिए, और वो जब किसी की मदद करते हैं ना तो लोग उनको हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वो बेचारा खुद भी तो स्ट्रगल कर रहा है। अब धारावी में देखो, ऐसे कितनी झोपड़पट्टियां हैं यहाँ पे। इज इट राइट? तो ये चीज समझ लो कि हमें जो भी तकलीफें हो रही ना, उस तकलीफ में उसके लिए एक्सट्रीम पॉजिटिव सोचना है और दिल से सोचना है। शुरू में मुश्किल लगेगा कि नहीं? क्यों लगेगा? क्योंकि रोज उसके लिए हम अंदर से निकाल रहे हैं। तो रात को सोने से पहले ना उसको फॉरगिव करो। ये आपका रिग्रेशन हो गया कि भाई मैंने तुझे माफ कर दिया और मैं तुझसे भी माफी मांगता हूं, तू भी मुझे माफ कर दे। तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि उसको आपकी मन की बात समझ में आएगी। ये ताने वाली सिस्टम ही खत्म हो जाएगी। ये जो पैटर्न आपने बनाई है ना, फाइट वाली, फ्रिक्शन वाली, ये सब खत्म हो जाएगी आपकी। इज इट क्लियर? सो आई होप आप समझ गए हो कि हमारे हर एलिमेंट में से हमें एक्सट्रीमिटीज निकालनी है। हर एलिमेंट में से, अर्थ एलिमेंट में से निकालनी है। ज्यादा कोई मतलब चीजों को पकड़ने के लिए, वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए कोशिश मत करो। ज्यादा कुछ हासिल करने की कोशिश मत करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द लाइफ कोई चीज आप लेके नहीं जाने वाले हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई नहीं। आप जाओ बनारस में और वहां पे जो आप देखते हो मणिकरण, नहीं क्या नाम है, मणिकरण, मैं हमेशा जाता हूँ साल में 2-3 बार। जस्ट इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे वो ग्राउंडिंग पसंद है, वो अंत देखने की मुझे बहुत इच्छा होती है। और मैं वहाँ उनको जाके हील करता हूँ कि कैसी लोगों की लाइफ है। 70-80 साल स्ट्रगल करते हैं और आधी जलाते हैं, आधी रह जाती है और ऐसे ही फेंक देते लोग। इज इट राइट? यूएस में आपको पता है सिस्टम कैसी है? किसी को पता है? बहुत खतरनाक सिस्टम है। मुझे अभी पिछले 3 साल पहले पता चली। आपको ना प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ती है खुद को दफनाने के लिए, और उसके लिए आपको हर मंथ का हर इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है, और वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम $25,000। मेरे जो वहाँ कार्यकर्ता हैं, जो मेरी सिस्टम चलाते हैं, वो वहाँ के बहुत बड़े मतलब एक पोस्ट पे हैं जो ये पूरा सिस्टम संभालते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि लोगों को हर महीने वहाँ पे पेमेंट EMI पे करना पड़ता है, किस्तें पे करना पड़ता है, कि भाई मरने के बाद उसको वो प्रॉपर्टी मिले। और उसमें भी वो चॉइस होती है कि भाई आपको $20,000 वाला प्रॉपर्टी चाहिए, 25,000 वाला, कि $1,00,000 वाला चाहिए। तो आदमी मतलब मरने के लिए भी एक जगह चुनता है। इंडिया में तो फ्री है, जाओ आओ जाओ आओ सब फ्री है। कितने डॉलर बच गए आपके? $20,000 देखो बच गए आपके। इज इट राइट? तो आप सोचो, हमें तो जीना मुश्किल है, वहां तो मरना मुश्किल है कि नहीं? मतलब इसलिए वहां पे बच्चा जब 7th स्टैंडर्ड में आता है ना, तो वो पेरेंट्स को छोड़ के जाता है, क्योंकि पता है पेरेंट्स कभी भी जाएंगे तो यह इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। मतलब कितना शातिर दिमाग है। इज इट राइट? तो इसलिए पेरेंट्स अपना इन्वेस्टमेंट करके जाते हैं। इंडिया में तो पता है कोई ना कोई तो भाई हमें दफनाएगा, कोई तो जलाएगा, कोई तो कुछ तो क्रिया करेगा, मामा काका कोई भी करेगा। वहां तो कोई नहीं करेगा, इसलिए उनको पहले से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सी दिस इज हाउ यू लर्न बाय ट्रैवलिंग। और लाइफ में सिर्फ ट्रैवल करना है, सीखना है, समझना है, सीख लेनी है, और कुछ भी नहीं है। ज्ञान आपके साथ चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। आप BHU में जाओ, बनारस यूनिवर्सिटी में, वहां पे जो शिवा की लाइट है, जो पोटेंशियलिटी है, जो विजडम है, जो माँ सरस्वती वहां जो फ्लो होती है ना, वहां सिर्फ बैठो काशी विश्वनाथ में और देखो आपको क्या ज्ञान मिलता है। एक जगह पे ज्ञान भी मिल रहा है और एक जगह पे लोग दफनाते भी हैं। सी इट्स अ साइंस ऑफ पोलैरिटी।
एक जगह पे शून्य किया जाता है, एक जगह पे आपको एकदम विद्वान बनाया जाता है। सो डोंट यू थिंक दैट्स टू एनर्जीज, और वो दोनों चीजों को लेके चलना है। जब तक कोई चीज आपकी शून्य नहीं होती है ना, तब तक मुक्ति नहीं होती है। तो रिग्रेशन में हम आपकी हर चीज को शून्य करते हैं। जो भी चीज आपने पकड़ी है ना, उस चीज को आपको शून्य करते हैं। जैसे आपने रिलीज कर दिया तो शून्य हो गया कि नहीं? और शून्य होने के बाद जैसे ये मोबाइल है, मैं अगर इसको फॉर्मेट करूंगा तो इसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा कि नहीं? इज इट राइट? तो ये रिग्रेशन का मतलब ही फॉर्मेट करना है, कोई बड़ा अचीवमेंट करना नहीं है। और इसलिए शायद इस चीज को ना इतना एम्फसाइज नहीं किया पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि लोग शून्य नहीं होना चाहते। आप होना चाहते हो? आप बताओ। आप एटीएम में जब आप अपना बैलेंस देखते हो, आप पूरा अमाउंट कभी निकालते हो? क्योंकि आपको पता है अगर मैं शून्य कर दूंगा तो मुझे फाइन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 500,000 5,000 आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए कि नहीं? इज इट राइट? तो यही चीज है कि आज हम कुछ चीज छोड़ने ही नहीं आए हैं और इसलिए हम तकलीफ में हैं। तो रिग्रेशन में हम हर वो चीज फ्री कर देते हैं। वंस यू आर फ्री, यू आर एनलाइटन। एनलाइटनमेंट का मतलब है आपके सेल्स के अंदर कोई डार्क एनर्जी नहीं है, उसके अंदर लाइट है, उसका एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट या मोक्ष कोई जगह नहीं है, वहां कोई 2 BHK 3 BHK फ्लैट नहीं है जो आपको मिलने वाला है। इज द स्टेट ऑफ द माइंड। इज इट राइट? इस वक्त अगर आप खुश हो ना तो आप एनलाइटन। इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो और आप समझ रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है ना, तो इसका मतलब आप एनलाइटन हो। ठीक है? बाहर जाने के बाद आप किसी के साथ लड़ते हो ना, आपका वहीं पे कैंसल हो गया एनलाइटनमेंट, क्योंकि आप डार्क में आ गए, लाइट से अलग हो गए। तो बी हैप्पी, बीइंग पीसफुल, बी ऑलवेज जॉयफुल पर्सन, देन यू आर एनलाइटन। इज इट ओके? सो बिफोर आई एंड एनी क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। यस? आपको आंसर मिले कि नहीं आज पहले ये बताइए। कितनों को मिले? हाथ ऊपर कीजिए। वाह, काफी लोगों को आंसर मिल गए। सो दिस इज गुड थिंग। इसलिए हम लोग के इवेंट्स में ना हम बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। इवन हमारी जो 5 डेज की रिट्रीट होती है, चाहे शिरडी में, वृंदावन में, ऋषिकेश, कहीं पे भी है, हमें क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज जो ऑरा हम रीड करते हैं, जो आप लोग का माइंड रीड करते हैं ना, उस माइंड को रीड करते हुए ही हमारे टॉक्स निकलते हैं। हम कोई प्री प्लान स्क्रिप्ट करके कभी नहीं आते। आप कोई भी हमारे यूट्यूब चैनल पे टॉक्स देखना करके। इज इट राइट? हम शून्य दिमाग से आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपका दिमाग शून्य तो है नहीं, तो हमें स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत ही क्या है। मैं अभी यूएस में गया और जैसे मैं यहाँ के बॉम्बे के एयरपोर्ट पे जैसे मैं पहुंचा, मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया उनको, तो उन्होंने बोला आपकी टिकट। मैंने बोला अरे टिकट तो मैंने पूछा ही नहीं। तो मैंने ऑर्गेनाइजर को मैसेज किया, व्हाट्सअप किया, अरे टिकट तो भेजो मुझे। तो उन्होंने टिकट भेजी, तो मैंने दिखाया, मुझे अंदर एंट्री मिली। जब इमिग्रेशन आया तब उन्होंने वापस मुझे पूछा कि वेयर आर यू गोइंग। मैंने कहा ये तो मैंने पूछा ही नहीं। वापस मैंने मैसेज किया ऑर्गेनाइजर को, मेरे को आना कहाँ पे है। तो उन्होंने अपना एड्रेस भेजा, मैंने बोला ये एड्रेस पे जाना है, तो बोला ओके यू कैन गो। मतलब हम इतने शून्य दिमाग से चलते हैं, आप सोचो। फिर मैं LA गया, पहले तो JFK गया, फिर न्यूयॉर्क गया, वहाँ नेवार्क गया, वहाँ से फिर मैं LA गया, लॉस एंजलिस गया। वहाँ से जब वो मुझे वैनकूवर ले जा रहे थे, तो जब मेरा इमिग्रेशन आया तो वापस उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा वैनकूवर जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ। बोलते आपने आपका पासपोर्ट देखा? मैंने बोला हाँ देखा, क्या ये है ना? बोलते ये तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। मैंने बोला ये तो मैंने देखा ही नहीं। बोलता यू कैन नॉट गो। मतलब इतना शून्य दिमाग के हैं। वो बोलते यू कैन नॉट गो। मैंने बोला लेकिन टिकट भी है मेरे पास। वो बोलते जो भी है आप जा नहीं सकते, बिकॉज आपका वीज़ा वैलिड नहीं है। तो मैंने सोचा इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया हम कि हम लॉस एंजलिस से वैनकूवर जा रहे हैं, हम वीज़ा भी नहीं लेके जा रहे। तो फिर मैंने देखा तो वहाँ 10/6 लिखा गया। तो मैंने बोला ये तो 10/6 है। तो बोलते हाँ आपका 10 जून को एक्सपायर हो गया और अभी आपका ये 27 जुलाई है करके। मैंने कहा नहीं मैडम देखो 6 अक्टूबर है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उन्होंने बोला वो कंडीशन में भी आपका 6 मंथ्स का वैलिड नहीं है। 6 मंथ्स का तो वैलिड चाहिए ना आपका वीज़ा। मैंने कहा ये क्राइटेरिया आपका हो सकता है लेकिन एक्सपायर नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि हम 2-3 अथॉरिटीज़ को फ़ोन करके फिर परमिशन लेंगे, फिर आपको अलाउ करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी। मैंने तो बस न्यूट्रली बैठा, गॉड को प्रे किया, हीलिंग की कि अगर सही में मेरा वहाँ जाना लिखा है तो मैं जाऊँगा। अदरवाइज जो मेरे साथ ऑर्गेनाइजर थे, मैंने बोला भाई आपकी घर की चाबी देना, मैं आपके घर पे जाऊँगा, आप जाओ, आपको वैनकूवर जाना है तो। आई वॉज सो मच प्रिपेयर्ड। फिर उन्होंने 2-3 फ़ोन कॉल्स किए, उन्होंने अलाउ किया और मैं वैनकूवर पहुँच गया और मैंने वहाँ पर बड़े इवेंट्स किए 5 दिन। फिर वापस मैं LA में आया, फिर वहाँ से मुझे ब्रैम्पटन जाना था, टोरंटो जाना था। फिर वही इशू खड़ा हो गया, वहाँ के इमिग्रेशन वाले जाने ही नहीं दे, बोलते आपका तो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, 6 महीने का वैलिड नहीं है। मैंने कहा देखो अभी मैं वैनकूवर जाके आया, अब आपको मुझे ब्रैम्पटन भेजना है तो भेजो, नहीं तो मैं वापस LA जा रहा हूँ। बोलते नहीं आप जाओ करके। सी वी आर सो मच इन एक्सेप्टेंस मोड। समझ में आ रहा है? टिकट भी हाथ में थी, पैसा भी पे किया, सब इवेंट भी है, हॉल भी वहाँ बुक किया था, सब कुछ, रजिस्ट्रेशन भी सब कुछ था, लेकिन तो भी हम इतने न्यूट्रली वहाँ बैठे थे कि भाई मिला तो ठीक है, ना तो क्या टूटने वाला है। बोल देंगे भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इज इट क्लियर? जब मुलुंड में यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट है वहाँ मैं पूछ के गया था कि ये मेरा वीज़ा है, क्या मुझे रिन्यू करके जाना है कनाडा के लिए? बोलते हम नहीं बता सकते, वो तो वहाँ जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो कितनी चीजें अनसर्टेन है लाइफ में, एक्सेप्ट दैट अनसर्टेनिटी, दैट्स द लाइफ। हर चीज को क्यों आपको परफेक्ट चाहिए, मुझे ये बताओ। हर चीज आपके कैलकुलेशन के हिसाब से क्यों चलनी चाहिए, मुझे बताओ। कोई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्या आप? इट्स अ डिवाइन प्लान, लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई कि नहीं? कुछ तो बड़ा नहीं होने वाला है, ये तो माइंड में है क्या यार नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। इतने साल नहीं गए तो क्या हुआ था? इतने लोग कोविड में मरे तो क्या हो गया था? कौन सा देश बंद, दुनिया बंद हुई? लॉजिक यूज करो ना आप। ये हम सोचते कि ये नहीं होगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। नुकसान दिमाग में है, दुनिया में नहीं है। इज इट क्लियर? हम सोचते यार पानी नहीं मिलेगा मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा मर जाएंगे। अरे लोग 8 दिन उपवास करते, 15 दिन उपवास करते, महीना दिन उपवास करते, बगैर पानी के भी उपवास करते, तो जिंदा रहते कि नहीं वो? तो वो भी तो माइंड का खेल है कि नहीं? इज इट राइट? सो प्लीज ये रिग्रेशन ना, सेल्फ रिग्रेशन करो। सेल्फ रिग्रेशन का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करो। खुद ही खुद को क्वेश्चन पूछो और अंदर से आंसर्स को बाहर निकालो। बाहर ज्यादा सर्च करने की कोशिश मत करो। बाहर से अगर आंसर आ भी जाएंगे ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप, क्योंकि बाहर से कहीं आंसर आया है। इज इट क्लियर? तो जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, जो भी कर सकते हो, जो भी गुरु के साथ आप जुड़े हुए हो, चैंटिंग करते हो, गायत्री मंत्र चैंट करते हो, करो, लेकिन पूरे ध्यान से करो, मन लगा के करो, और वहीं से आपको आंसर बाहर आएगा। हम रिग्रेशन में भी वही प्रोसेस आपके ऊपर करते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा पावर यूज नहीं करते। हम भी उस टाइम पे मंत्र चैंट करते हैं, इन्वोकेशन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लाइट को इन्वोक करते हैं, एंजल्स को इन्वोक करते हैं और आपकी रिग्रेशन करते हैं। तो चीजें वही काम आती है। इज इट राइट? आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हो ना, कोई फाइजर कैडिला आपके पास नहीं आता है, वही दवाइयां आती है जो मेडिकल स्टोर में मिलती है करके। लेकिन आपने घर पे ढंग से दवाई नहीं खाई, कंट्रोल नहीं किया, तभी हॉस्पिटल में जाना पड़ा कि नहीं? दवाई तो वही मिलने वाली है आपको, जो कैप्सूल फॉर्म में थी, टैबलेट्स फॉर्म में थी, इंजेक्टेबल फॉर्म में मिली आपको। दवाई तो वही मिली कि नहीं आपको? तो जो कर्म हो सकता है जितना जल्दी क्लियर करोगे तो अच्छा है। इंटरेस्ट के साथ जब ये कर्म क्लियर करना पड़ेगा ना, बहुत महंगा गिरेगा आपको। अब समझ में आ रहा है? उसको चढ़ने मत दो ऊपर, उसको जितना जल्दी हो सके शून्य कर दो। शिवा को मानते हो तो शून्य को मानो, और शून्य को मान लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चल ये मेरा है, आज तेरा है, ले ले, मैंने बहुत इसके साथ एंजॉय किया, ये चीज के साथ अभी तू एंजॉय कर, बात खत्म हो गई। तो हो गए कि नहीं शून्य? और जब शून्य हुआ तो और कुछ मिलेगा, और नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आपने सबने इतना टाइम दिया, इतना कॉपरेट, इतना ध्यान से सुना। आई होप सबने एंजॉय किया कि नहीं? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।